वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैटलिस्ट की विशेषताओं के बारे में कि कैटलिस्ट किस प्रकार कार्य करता है। उसके अलावा हम लोग जानने वाले हैं एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में कि एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, वह किस तरह कार्य करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वह किस प्रकार से इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कैटलिस्ट की विशेषताएं। कैटलिस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो चलिए पहले पॉइंट से एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट आपका कहता है कि कैटलिस्ट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करता है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला ध्यान रखना है आपको कि कैटलिस्ट क्या करेगा कि कैटलिस्ट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करेगा, परंतु कैटलिस्ट क्या कर सकता है, तो कैटलिस्ट अभिक्रिया के रेट को प्रभावित कर सकता है। या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। या तो वेग बढ़ाता है या अभिक्रिया का वेग घटाता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कैटलिस्ट के भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है। परिवर्तन अभिक्रिया के उपरांत संभव होता है। यानी क्या हो गया स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए आप कोई सॉलिड कैटलिस्ट ले रहे हैं और उसके द्वारा आप अभिक्रिया संपन्न करवा रहे हैं, तो हो सकता है सॉलिड कैटलिस्ट जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए। तो यानी उसकी भौतिक अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। आगे बात हम लोग लिखेंगे फोर्थ में, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करता है। इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है, परंतु ध्यान रखना है स्टूडेंट कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को या फिर इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम को जब आना होगा तभी आएगा, परंतु इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के समय को घटा देता है। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम है और वो इक्विलिब्रियम का मतलब कि मिल रहा है आपको आधे घंटे में, तो हो सकता है इक्विलिब्रियम आपको 10 मिनट में ही मिल जाए, परंतु इक्विलिब्रियम का जो जगह है, जिस जगह पे इक्विलिब्रियम को आना है वो उसी जगह पर आएगा। जैसे एक उदाहरण स्वरूप समझिए कि मान लिया जाए आपके पास एक रोड है, इस रोड पर एक आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और एक आदमी यहाँ से इस तरह से चलना प्रारंभ करेगा। ये इधर की ओर चलेगा, ये इधर की ओर चलेगा। अब क्या होगा कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये आदमी यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर ये आदमी यहाँ पहुंचेगा। तो यानी ये दोनों आदमी किस जगह पे मिल रहे हैं, इस जगह पे। तो ये हो गया साधारण रासायनिक अभिक्रिया, जहाँ पर यह ए जो है वो चलकर यहाँ तक पहुंच रहा है और बी चलकर यहाँ पे पहुंच रहा है।
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिल रहा है, और इसको मिलने में यहाँ पे हो सकता है कि 1 आवर का समय लग जाए। तो अगर आप कैटलिस्ट मिलाएंगे इसमें, तो कैटलिस्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या इक्विलिब्रियम का स्थान बदल जाएगा? तो नहीं, इक्विलिब्रियम का जो स्थान है वो यही रहेगा। यानी कि यह इंसान जब मिलेगा, यहाँ चलेगा इधर से इधर की ओर, यह इंसान जब चलेगा इधर से इधर की ओर, तो ये दोनों का इक्विलिब्रियम जो है वो इसी स्थान पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हम कहना चाह रहे हैं आपको कि इक्विलिब्रियम का स्थान यही, यानी ये दोनों यहीं पे मिलेंगे। परंतु इस इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में साधारण रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों को लगा 1 घंटे का समय, तो यहाँ पर हो सकता है कि 10 मिनट का समय लगे। 10 मिनट में ये यहाँ पहुंच जाए, तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम जल्दी स्थापित करवा देगा। परंतु इक्विलिब्रियम को दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाएगा, जहां पे इक्विलिब्रियम मिलना होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है, परंतु रेट ऑफ मतलब कि टाइम टू गेट इक्विलिब्रियम, मतलब किस समय में वो इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा, उस समय के दर को वो क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये तो हो गई बात इक्विलिब्रियम के बारे में स्टूडेंट। अब 5th में बात हम लोग कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के बाद कि कैटलिस्ट करता क्या है। तो कैटलिस्ट सामान्यतः एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया जल्दी संपन्न होती है। यह एक्टिवेशन एनर्जी क्या है स्टूडेंट? तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि कैटलिस्ट सामान्यतः एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे उत्पाद जल्दी बनने लगते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, कैटलिस्ट सामान्यतः एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, जिससे क्या होगा कि उत्पाद जल्दी बनने लगेंगे, जल्दी जल्दी उत्पाद बनने लगेगा। तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कर रहा है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जिसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। देखिए सक्रियण ऊर्जा जनरली क्या होता है कि अभिकारक का वह ऊर्जा जिस पर अभिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होने लगते हैं, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें आपके पास यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिएक्टेंट है, कौन कौन सा, X+Y, और ये रिएक्टेंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है स्टूडेंट? तो X+Y मिलके क्या बना रहा है, XY बना रहा है। और इन दोनों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिएक्शन, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी। तो इन दोनों को जब तक इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। जैसे सोचिए एक पहाड़ है और 2 आदमी को इस पहाड़ पर पार करके इस हॉस्पिटल के पास जाना है। तो हॉस्पिटल पे जाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, पहले यहाँ पे चोटी पे पहुंचना होगा, और जब चोटी पे पहुंचेंगे तभी तो उतर के ये हॉस्पिटल तक जा पाएंगे। अतः उसी तरह से ये क्या करेगा कि इसको यहाँ से यहाँ तक इतनी ऊर्जा प्राप्त करनी होगी, और जब इसे इतनी ऊर्जा मिल जाएगी XY को, जब इतनी ऊर्जा मिल जाएगी तब ये किस में बदल जाएगा, XY में बदल जाएगा।
और ये ऊर्जा क्या कहलाती है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसी ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो हो गया सामान्य रिएक्शन, जिसमें कि यह ऊर्जा जब ये प्राप्त करेगा तब ये उत्पाद में बदल पाएगा। जब तक ये ऊर्जा इसे नहीं मिलेगी तब तक ये उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। तो ये हो गया इसका एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप कैटेलिस्ट मिलाते हैं तो ये नया रास्ता तैयार करता है। नया रास्ता, जैसे आप लोग देखे होंगे दशरथ मांझी एक मूवी थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से पहाड़ के रास्ते हॉस्पिटल जाने में दशरथ मांझी को देर होती है, उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो उसने एक कसम खाती है कि हम इस पहाड़ को तोड़ के नया रास्ता बनाएंगे, और उस पहाड़ को जिंदगी भर मेहनत करने के बाद वो तोड़ के नया रास्ता बनाते हैं, जिससे कि करीब करीब 20 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हो जाता है। तो नया रास्ता तैयार किया उन्होंने। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैटेलिस्ट के द्वारा एक नया रास्ता तैयार किया जाएगा और इस नए रास्ते के द्वारा एक उत्पाद का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, इतनी ऊर्जा कम कर दी गई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया, ये कैटेलिस्ट के द्वारा तैयार किया गया नया रास्ता है, जिसको कि अब ये आसानी से पार करके क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसने क्या किया, इस ऊर्जा को कम कर दिया, और जैसे ही ये ऊर्जा कम हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, वैसे ही प्रोडक्ट हमारा जल्दी बनने लगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्या करता है, कैटेलिस्ट का काम क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिससे कि उत्पाद का बनना आसान हो जाएगा, उत्पाद जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तो ये स्टूडेंट हमारा कुछ कैटेलिस्ट की विशेषताएं हो गई। आप इन कैटेलिस्ट की विशेषताओं को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं अब एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होता है, तो देखिए एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंजाइम कैटेलिस्ट एक प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो सजीवों में यानी कि जीवित प्राणियों में रासायनिक अभिक्रिया को, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को संपन्न करवाती है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप देखे होंगे स्टूडेंट कि दही जो होता है उसको जमाने के लिए आप क्या करते हैं, दूध के अंदर थोड़ी सी दही की मात्रा जब आप मिलाते हैं तो वो दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे स्टूडेंट, तो देखिए जो दही आप मिलाते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। यह बैक्टीरिया एंजाइम सिक्रीट करता है और उसी एंजाइम के द्वारा दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन जो है वो जम जाते हैं, यानी कि दही बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम कैटेलिस्ट एक प्रोटीन से बनी हुई रासायनिक संरचना होती है जो कि रासायनिक अभिक्रिया, जीवित प्राणियों में रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में कि एंजाइम कैटेलिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे एंजाइम कैटेलिस्ट प्रोटीन से बनी संरचना होती है जो एंजाइम कैटेलिस्ट प्रोटीन से बनी संरचना होती है जो जीवित प्राणियों में रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाती है। रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाती है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, जीवित प्राणियों में तरह तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किसकी मदद से होता है, एंजाइम की मदद से ही होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि आपके अगर डाइजेशन की बात करें, हम लोगों के स्टोमक की बात करें, पेट के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन। वह एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसी तरह से एक एंजाइम होता है जो हम लोगों के सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं। यह एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का डिफरेंट वर्क फंक्शन है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पैंक्रियाज के द्वारा तरह तरह के एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। जैसे कि इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन एक हार्मोन है, उस इंसुलिन के द्वारा क्या किया जाएगा स्टूडेंट कि ग्लैक्टोज को यानी कि जो
बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज को, उनको डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है। एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उन्हें सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, वाटर सोल्यूबल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क फंक्शंस एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो एंजाइम होता क्या है? एंजाइम प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाती है। जैसे उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे स्टार्च, हम लोगों के शरीर में जो स्टार्च मौजूद होता है उस स्टार्च को माल्टेज नाम के एंजाइम या फिर ऐसे कीजिए जाइमेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च को किस में बदल दिया जाता है? तो शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, माल्टोज शुगर में। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास एक स्टार्च है C5H10O5, ये आपके पास क्या है? C6H10O5, ये आपके पास क्या है? स्टार्च है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपने जल मिलाया और जल मिला के यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया जिसको क्या कहते हैं? जाइमेज। कौन सा एंजाइम यूज किया है स्टूडेंट? डाइस्टेज, नॉट जाइमेज, यहाँ पे डाइस्टेज एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम का उपयोग किया। और जैसे ही आप इसमें डाइस्टेज एंजाइम उपयोग करेंगे ये C12H22O11 यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये क्या है आपका स्टूडेंट? शुगर है। तो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के लिए, मतलब स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस के लिए एक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? डाइस्टेज। और उस डाइस्टेज की मदद से एक इसमें बदल गया, माल्टोज में बदल गया। अब अगला एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि माल्टोज लेते हैं और माल्टोज जैसे C12H22O11 ये माल्टोज है। और इस माल्टोज, ये हो गया पहला, इसमें हम लिखेंगे स्टार्च को डाइस्टेज एंजाइम द्वारा शुगर माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो पहला तो ये उदाहरण हो गया स्टूडेंट का स्टार्च को डाइस्टेज एंजाइम के द्वारा शुगर माल्टोज में परिवर्तित किया गया, यानी हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा में क्या लिखेंगे कि माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तो ग्लूकोज में बदला जाता है। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माल्टेज लिख सकते हैं C12H22O11, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा दीजिए और यहाँ पे एंजाइम ले लीजिए, कौन सा? माल्टेज, यानी कि ये क्या हो गया आपका? माल्टोज। और इस माल्टोज में आपने वाटर को मिला के उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस किस एंजाइम के प्रेजेंट में करवाया? माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में। और ये किस में बदल गया? C6H12O6 यानी ग्लूकोज में। तो ये हो गया एक अगला उदाहरण कि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस माल्टेज एंजाइम के मदद से होकर ये किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। अब अगला एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखिए जैसे ग्लूकोज है आपके पास C6, या यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ग्लूकोज को ईस्ट में मौजूद जाइमेज एंजाइम के द्वारा एल्कोहल में बदला जाता है।
ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ईस्ट पाउडर जब हम मिलाते हैं, जैसे शराब बनता है, वाइन्स बनता है, बियर्स बनता है, उन सब जगहों में ईस्ट पाउडर को मिलाते हैं। ईस्ट पाउडर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करके जाइमेज एंजाइम सीक्रेट करता है। वो जाइमेज एंजाइम शुगर को किस में बदल देता है? अल्कोहल में बदल देता है। तो यानी यहाँ पे लिख लीजिए C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, यहाँ पे मिला दीजिए वाटर, और यहाँ पे एंजाइम आपका हो गया कौन सा? जाइमेज। और इस जाइमेज एंजाइम की मदद से ये C2H5OH प्लस H2, यानी ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो गया स्टूडेंट, ये किसमें परिवर्तित हो गया? इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। किसके द्वारा? ईस्ट एंजाइम, ईस्ट में मौजूद जाइमेज एंजाइम के द्वारा। अब देखिए चौथा बात करते हैं यूरिएज। तो देखिए यूरिएज एंजाइम जो है वो क्या करेगा? यूरिया को अमोनिया में तब्दील करेगा। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूरिया को यूरिएज एंजाइम द्वारा अमोनिया में बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब आप लीजिए यहाँ पर कौन सा? यूरिया, कौन सा? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, ये हो गया यूरिया। यहाँ पे डाल दीजिए कौन सा? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम आपने डाल दिया, यह यूरिएज एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया गैस में। किसमें बदल गया स्टूडेंट? अमोनिया गैस, और कुछ वाटर निकल जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट एंजाइम का काम, जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ये इस तरह से जीवित प्राणियों में सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग एंजाइम की विशेषता देखेंगे कि एंजाइम की विशेषताएं क्या होती हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, एंजाइम कैटलिस्ट बहुत ही पावरफुल होता है। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर एंजाइम का एक अणु है तो वो 10 लाख अभिकारकों को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट में कि एंजाइम कैटलिस्ट की कार्य क्षमता उच्चतम होती है एक एंजाइम के अणु द्वारा 10 लाख अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदला जा सकता है। समझ गए स्टूडेंट कि एक अणु अगर एंजाइम का है तो 10 लाख अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। तो अतः इसकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब किसी एक अभिकारक को ये बदल तो सकते हैं उत्पाद में, परंतु यही एंजाइम किसी दूसरे अभिकारक के ऊपर कार्य नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप सोचिए कि जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को बदल रहा है किसमें? इथाइल अल्कोहल में, परंतु जाइमेज क्या सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल सकेगा? तो नहीं बदल सकेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे एंजाइम कैटलिस्ट चयनशील होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के अभिक्रियाओं को ही संपन्न
करवा पाते हैं। चलिए, तो चयनशीलता इनकी बहुत ज्यादा हो गई, ये विशिष्ट प्रकार के अभिकारक को उत्पाद में बदल पाएंगे। अब उसके बाद तीसरी बात अगर हम लोग करें तो तीसरी बात में आप ऐसा कर सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एक निश्चित तापमान पर बहुत अच्छा काम करते हैं, उस तापमान के नीचे या उस तापमान के ऊपर ये अच्छा काम नहीं कर पाते। वो निश्चित तापमान क्या कहलाता है? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपना सर्वोत्तम कार्य करते हैं, जबकि उस टेम्परेचर के अलावा इनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप स्टूडेंट 298 केल्विन से लेके 310 केल्विन, 298 केल्विन यानी कि अगर आप मान के चलिए तो करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 37 डिग्री सेल्सियस तक ये एंजाइम अपने सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, मतलब अपने सबसे ज्यादा क्षमता में कार्य करते हैं। लेकिन 25 डिग्री से कम तापमान, 37 डिग्री से ज्यादा तापमान पे ये अच्छा कार्य नहीं कर पाते। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं कि ज्यादा ठंड के दिनों में या फिर ज्यादा गर्मी के दिनों में हमारा पाचन जो है वो खराब हो जाता है, परंतु अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है तो उसे हम हेल्दी सीजन कहते हैं। क्यों हेल्दी सीजन कहते हैं? क्योंकि उस तापमान पर खाना बहुत ही अच्छा से पचता है, हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस तापमान को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे बेस्ट कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट में कि एक निश्चित तापमान पर एंजाइम उत्तम कार्य कर पाते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। तो यहां पे लिखिएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 to 310 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये तो टेम्परेचर की बातें हो गई। पीएच की अगर बात करें तो एक निश्चित पीएच पे ज्यादा बेहतर वर्क कर पाता है, उस पीएच से नीचे और उस पीएच से ऊपर इनकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा में कि एक निश्चित पीएच 5 से 7 तक में एंजाइम बेहतर कार्य कर पाते हैं। दो बातें ध्यान रखना है स्टूडेंट। पहला, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस का, और दूसरा बात ध्यान रखना है कि जो पीएच वैल्यू हो फूड का वो या फिर जो रिएक्शन आप करवा रहे हैं उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 से लेके 7 पीएच तक होना चाहिए। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम जो होते हैं उनको प्रोमोटर के रूप में कोएंजाइम की जरूरत होती है। अगर कोएंजाइम मिल गए तो कोएंजाइम की मदद से इनका जो कार्य क्षेत्र है और बढ़ जाता है। जैसे आपने प्रमोटर देखा होगा कि जब आप नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा के अमोनिया गैस बनाना चाह रहे थे तो वहां पे आपने एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में क्या लिया था? आयरन लिया था। उस आयरन में जब मोलिब्डेनम के रूप में प्रमोटर को मिला दिया जाता था तो आयरन कैटलिस्ट का जो वर्क परफॉर्मेंस था वो काफी बढ़ जाता था। उसी तरह से एंजाइम्स जो है उनको अगर किसी विटामिन का साथ मिल जाता है तो इनका वर्क परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ विटामिन किस तरह से कार्य करेगा? तो यहाँ पर विटामिन को एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं को एंजाइम की मौजूदगी में एंजाइम का कार्य क्षमता काफी बढ़ जाता है।
तो क्या हो गया स्टूडेंट, कोएंजाइम की मौजूदगी में एंजाइम का कार्य क्षमता काफी बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम किसको कहते हैं कोएंजाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे वैसे पदार्थ जो एंजाइम के कार्य क्षमता को काफी बढ़ा देते हैं, उन्हें कोएंजाइम कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं विटामिन एंजाइम के कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं अतः ये कोएंजाइम का कार्य करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये तो बातें हो गई कोएंजाइम के बारे में कि कोएंजाइम के रूप में विटामिन जो होते हैं वो एंजाइम की कार्य क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। अतः विटामिन क्या हो गया, कोएंजाइम की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई एंजाइम के बारे में स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम एंजाइम की कार्यशैली के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एंजाइम किस तरह से किसी भी कार्य को संपन्न करा पाते हैं, यानी कि एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट कि एंजाइम्स के पास क्रियाशील समूह होते हैं। क्रियाशील समूह के रूप में क्या होता है, तो जैसे NH2 हो सकता है आपका, यानी एमीन, ये एमीन समूह हो सकता है। COOH समूह हो सकता है, यानी कि एसिड समूह हो सकता है। एसिड हो सकता है, यानी थायो एल्कोहल हो सकता है। और उसके अलावा आप OH मान सकते हैं, एल्कोहल हो सकता है। ये एक क्रियाशील समूह होते हैं जो एंजाइम से जुड़े होते हैं, और यह क्रियाशील समूह एंजाइम को अपने कार्य को करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्रियाशील समूह एंजाइम पर उपस्थित होते हैं जिसकी मदद से एंजाइम अपना कार्य कर पाता है। तो क्या हो गया कि ये क्रियाशील समूह होते हैं जिसकी मदद से एंजाइम अपना कार्य कर पाता है। इन्हें एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एंजाइम के ऊपर ये जो क्रियाशील समूह होते हैं ये एक्टिव साइट्स होते हैं, और इन्हीं की मदद से एंजाइम क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो एक आपको यहाँ पे प्रारूप दिखाया जाएगा जिसको कहते हैं ताला चाबी प्रारूप। इसको कहते हैं लॉक एंड की मेथड। ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि एंजाइम जो होते हैं उनकी आकृति कुछ विशेष प्रकार की होती है, और उस आकृति में अभिकारक जो होते हैं फिट बैठते हैं। तो वैसे अभिकारक जो एंजाइम की विशेष आकृति में फिट बैठते हैं, वो जब उनसे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उनके उत्पाद बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी को ताला चाबी प्रारूप कहते हैं, यानी कि एंजाइम जो है वो ताला की तरह कार्य करेगा, और ये जो आपका रिएक्टेंट्स है यानी कि अभिकारक जो है वो चाबी की तरह कार्य करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए कुछ संरचना इस प्रकार है, या फिर इसको ऐसे बनाते हैं।
इधर की ओर बनाए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि यह आपका एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक संरचना है, जैसे लग रहा है कि एक ताला की तरह संरचना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका एक क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, तो अभिकारक को बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका अभिकारक, ध्यान दीजिए। ये लग रहा है जैसे कि ताला की तरह है और ये इसका क्या है, चाबी। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के दोनों एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से। ये हो गया स्टूडेंट आपका ताला और उसमें चिपक गया ये चाबी। ये चिपक गया आपका ताला और चाबी, यानी कि ये रिएक्टेंट हो गया स्टूडेंट, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये दोनों चिपक गए। अब देखिए ये दोनों चिपकने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक और अभिकारक जो है, या फिर इसको ऐसे आप बना के चलिए स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से। या फिर यहाँ पे रहने दीजिए, देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये एक अभिकारक हो गया, एक अभिकारक और यहाँ पे स्टूडेंट। ये एंजाइम हो गया और एक अभिकारक और बना लेते हैं। कैसा, जो इसमें फिट बैठ सके, इस अभिकारक में इसको फिट बैठना है। तो फिट बैठने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, ये ऐसे बनेगा और इसको बनाएंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से, ताकि ये फिट बैठ सके कुछ इस प्रकार से। ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो गया स्टूडेंट। ये रिएक्टेंट पहला, फर्स्ट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट दूसरा। अब देखिए ये यहाँ पे फिट बैठेगा, इसको ऐसे कुछ बनाइए, ये यहाँ से ऐसे इनको फिट बैठना है, यहाँ से इसको ऐसे बनाते हैं। ये आपका सबस्ट्रेट हो गया और यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे एंजाइम लिख दीजिए, एंजाइम, और फिर यहाँ पे ऐसे। ये आपका रिएक्टेंट हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, दोनों रिएक्टेंट ऐसे चिपक गए, ये आपका सबस्ट्रेट एंजाइम में दोनों रिएक्टेंट चिपक गए। और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और प्रोडक्ट के अलावा क्या हो जाएगा, एंजाइम जैसा था वैसा वापस में आपका अलग हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। एंजाइम जैसा था वैसा यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये एंजाइम हो गया। ये एंजाइम अलग हो गया। तो इसी को हम लोग लॉक एंड की मेथड कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें कि
और इसकी जो संरचना होती है, एंजाइम की जो संरचना होती है वो अभिकारक से इस प्रकार जुड़ जाती है कि वो ताला चाबी की तरह एक साथ दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक और एंजाइम एक दूसरे में ताला चाबी की तरह जुड़ जाते हैं तथा पुनः उत्पाद बनकर अलग हो जाता है और एंजाइम अपने मूल अवस्था में अलग होता है। तो ये है स्टूडेंट क्या लॉक एंड की मेथड, जिसमें क्या होता है कि एंजाइम और मतलब कि आपका अभिकारक, मान लीजिए एंजाइम है, ये अभिकारक है, दोनों ऐसे फिट बैठेंगे, उसके बाद ये एक और इधर से अभिकारक आ गया, ये बीच से निकल जाएगा, दोनों अभिकारक आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के किसका निर्माण कर देंगे, उत्पाद का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो एंजाइम होता है वो सिलेक्टिव इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम में इसी तरह के जो रिएक्टेंट है वो जोड़ सकते हैं, दूसरे रिएक्टेंट इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। अतः एंजाइम जो होता है बहुत ही हाईली सिलेक्टिव इन नेचर होता है स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने एंजाइम के बारे में बात किया स्टूडेंट। एंजाइम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन करें और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कोलोइडल विलयन के बारे में, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट आप इसको समझिए, समझ के इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा स्टूडेंट, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके इतने सब्र से इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं।